नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो सितंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, जो 26 में सीटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर 2 में जो भी विज्ञान आते हैं, विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है अपने चैनल पे आरपी सीटेड पॉइंट पे। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो लगभग 30 प्रश्न का आपको 4 से 5 सीरीज आपको चलेगा। पहले जो PYQ बेस्ड होगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और एक आपका जो चलेगा, एक सीरीज़ जो चलेगा वो आपको टॉपिक वाइज चलेगा। टॉपिक बताएंगे, फिर उसका PYQ बेस पे जो क्वेश्चन होगा MCQ, उसको हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। इसको पहले हम लोग ख़त्म करें। तो इस चैनल पे शुरुआत किया जा रहा है साइंस के लिए स्पेशली, चाहे वो पेडागोजी से आए चाहे कंटेंट से आए, उसके लिए स्पेशली पहले हम लोग PYQ कर लेंगे 4 से 5, और बीच बीच में हम आपको टॉपिक वाइज भी चीज़ें कवर कराते चलेंगे। उसका MCQ कराते चलेंगे, थ्योरी MCQ, थ्योरी MCQ, थ्योरी MCQ, ऐसे हम लोग करेंगे। और 45 दिन की रणनीति है। 45 दिन में आपके सीटेट का साइंस पेपर में जितने भी कंटेंट आते हैं, सारी चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो हमारा जो होगा 20 से 25 मिनट का होगा, लास्ट आधा घंटा का होगा, 30 मिनट का होगा लास्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए बिना देरी करते हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोग सबसे पहले बायो के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए थे भाग 1 में, वही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है पहले कि मानव शरीर में एक सबसे बड़ी ग्रंथि और वाई रस का स्राव करती है जो बच्चा के पाचन में मदद करता है, और वाई एक्स और वाई क्या है। मान लीजिए कि एक्स दे दिया, वाई दे दिया, एक्स वाई दे दिया है, और इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी एक्स के पास हमको जो रखना है वो सबसे बड़ी ग्रंथि रखना है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। तो एक्स इन्होंने दिया तिल, स्प्लीन तो होगा नहीं, आपको पता है पलिया ये होता नहीं है। पेनक्रियाज जो होता है ये क्या होता है, मिक्स ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड होगा, यानी मिक्स ग्रंथि होता है पेनक्रियाज, तो ये भी नहीं होने जा रहा है। अब पूछा है कि एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता है कि क्या होती है, वो होती है लीवर, यकृत। तो यकृत इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, दोनों में हमको देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं इस ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा है, और ये भी कट गया। टर्मिनेट ऑप्शन को करने का प्रयास करिए और वहाँ से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ऐसे जो आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इनको लोग कहते हैं कि लेंदी है, भारी है, जबकि ये भारी होता नहीं है, बिल्कुल ही इजी होता है और बिल्कुल ही आसान होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया है कि यकृत, और बड़ा पूछा है तो बड़ा ग्रंथि तो छठे लिए, तो एक्स तो हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब लीवर दोनों में है, तो अब तो हम फंस गए यहाँ पे, तो हमें दोनों में देखना पड़ेगा। तो दोनों में अगर हम बात करते हैं, दोनों ऑप्शन में देखते हैं, तो यकृत पता है क्या करता है, हमको पता है कि यकृत जो होता है पाचक रस स्रावित नहीं करता है। पाचक रस स्रावित तो पाचक ग्रंथियों से होता है, पाचक रस जब स्रावित होगा तो पाचक ग्रंथि होगा, और कुल मिला जुला के अमाशय से वो निकलना स्टार्ट होता है, पेट से निकलना स्टार्ट होता है। तो पाचक रस इसमें वाई हमको ढूंढना है, तो वाई में पाचक रस तो ये होगा ही नहीं। तो ऑफकोर्स अब एक ही चीज़ बच गया, हमको पता है कि यकृत क्या करता है, लीवर जो होता है वो क्या करता है, लीवर फैट को क्या करता है, पचाता है, और फैट को पचाता है, और वो भी किस तरह से, बाइल जूस बनाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। पाइसीकरण कर देता है उसको, पाइसीकरण करके उसको पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है फैट को। तो बाइल जूस ही बनता है, पित्तरस का स्राव करता है और वो इसको पाइसीकृत करता है, फैट को पाइसीकृत कर देता है। यानी अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, बाइल जूस हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वो दूसरा होगा, राइट आंसर हमारा जो होगा वो दूसरा होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैं बता ही लाया, सारा चीज़ व्याख्या लिखा हुआ है, तो व्याख्या भी इसमें है, आप नीचे देख सकते हैं, और नोट्स आप बना सकते हैं यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा जो आ गया था 2 नंबर आ गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
कि निम्न से कौन सा जीव केवल एक कोशिका यूनिसेलुलर से बना और अपना आकार बदल सकता है। अब सीधी बात है कि एक कोशिका, तो इसमें जितना भी देख रहे हैं सब तो यूनिसेलुलर है, तो टोटल यूनिसेलुलर आपको दिख रहा है, टोटल यूनिसेलुलर है। ठीक, यूनिसेलुलर में पता है कि कोशिका की संख्या एक होती है, बट इसमें पूछा है कि यूनिसेलुलर तो ढूंढ ले तो सब है, तो ये खत्म हो गया। अब एक चीज़ पूछा है कि अपना आकार बदल सकता है, तो देखिए केचुआ का आकार लगभग फिक्स होता है, हाइड्रा का आकार लगभग फिक्स होता है, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम का आकार, तो पैरामीशियम का आकृति और आकार आप देखेंगे कि ऐसे चप्पल जैसे होता है, चप्पल के आकृति की तरह पैरामीशियम होता है। इसमें सिलिया, इसमें ऐसे 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 रचना पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पदाव कहते हैं। ठीक, तो इसका आकार तो निश्चित होता है, तो तीनों तो नहीं हुआ, तीनों खत्म हो गया। ठीक है, तीनों खत्म हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा की हम बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि ऐसे होता है, और उंगली के जैसा ये जो रचना पाया जाता है इसको हम पदाव कहते हैं। ठीक, इसको हम पदाव कहते हैं, सुडोपिया कहते हैं, सुडोपिया पदाव होता है। और बीच में जो पाया जाता है, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, ये बदलते रहता है आकार अपना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। पूछा यही है इन्होंने कि आकार बदल सकता है, तो अमीबा ही है जो अपने आकार को क्या कर सकता है, अमीबा अपने आकार को बदल सकता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या लिखा हुआ है, आप वो भी बता दिए हैं। देखिए व्याख्या सारा चीज़ लिखा है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, निश्चित आकार नहीं होता, और वही उंगली जैसी रचना जिसको हम सुडोपिया बोलते हैं। और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार चप्पल के जैसा, जैसे मैंने बताया कि चप्पल के जैसा इसकी आकृति होगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। सत्य बोल रहा है। अब रक्त धमनी से हो गया कि सभी धमनी आर्टरीज ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया, नहीं ले जाती है। डी ऑक्सीजनित रक्त को लेके जाती है जो होता है। अब सिराओं की तिवारी धमनी की तुलना में मोटी होती है। सिरा आपको पता है कि सिरा क्या होती है, सिरा पूरा एकदम भेन है जिसको हम कहते हैं, पूरा एक पतली होती है, तो मोटी तो नहीं होगी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तीसरा कार्य की फुफ्फुस धमनी यानी पुलमेंट्री आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती है, हाँ ये लेके जाती है, ये रक्त लेके जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर की हम बात करें तो बात करते हैं आंसर की, तो राइट आंसर तो हमारा ये हो जाएगा केवल बी। तो राइट आंसर ये होगा केवल बी, केवल बी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। फुफ्फुस धमनी का अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। धमनी में रक्त दबाव अधिक होता है और इसके इनकी दीवारें मोटी लचीली होती है, ना कि सिराओं की। फुफ्फुस धमनी का ही सिरा जो होता है वो मोटा होता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त को आमतौर पर सभी शुद्ध ऑक्सीजन को धमनी ही लेके जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसी में फुफ्फुस धमनी लेके नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। अब देखिए आपको पता है जब भी पौधे में परिवहन बोलेंगे तो दो चीज़ें काम, दो तक या दो कोशिका काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। परिवहन के लिए यही होता है, पौधे में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम रहता है। तो ज से जाइलम होता है, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। तो ये जल एवं खनिज लवण को ही करेगा जाइलम। तो जाइलम देख लीजिए किस में है, तो जाइलम देखिए जल, ज से जल और जाइलम, ज से जल, जल और भोजन दोनों जाइलम द्वारा। ये तो होता जल और भोजन जाइलम द्वारा नहीं, जल और भोजन दोनों स्टोमाटा द्वारा, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे भी गलत हो गया ये दोनों। अब दो ही ऑप्शन बच गया। अब दो ऑप्शन में हम देखेंगे कि जाइलम किस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, जल को। एक अगर आप पता करिए तो दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अब देखिए फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड भी होता है, और फूड का मतलब क्या हुआ, भोजन, सिंपल। तो फूड का मतलब भोजन हुआ, यानी फ्लोएम भोजन को करेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है, तो सबसे पहले जल, तो जाइलम आ गया, और भोजन कौन हो गया, फ्लोएम हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा जो हो गया वो हो जाएगा जल जाइलम, भोजन फ्लोएम करता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वही चीज़ रखा है, इसको ज से जाइलम और फ से फ्लोएम यानी फूड
भोजन से याद कर सकते हैं। जाइलम पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, फ्लोएम पत्तियों में बिना किसी अंग तक बांट देता है पूरे अंग में। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला फैक्ट है, फैक्ट आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से पेनिसिलिन से क्वेश्चन बराबर पूछता है और पेनिसिलिन आ गया। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी और इसे किससे प्राप्त किया गया था? पूछा इन्होंने कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है किसने खोज की थी और इससे किससे प्राप्त किया गया था? तो रॉबर्ट कोच प्रोटोजोआ से, लुईस पास्चर जीवाणु से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कवक से। ये तो कवक से तो था ही नहीं, प्रोटोजोआ से था ही नहीं, वो दो ही चीज़ से था, ना तो जीवाणु से ना तो विषाणु से, ना ही तो जीवाणु से। एक मिनट हाँ, एक राइजोपस था, राइजोपस एक तरह का क्या पाया गया था? राइजोपस एक तरह का कवक था, ठीक है। इसी पौधे से वैज्ञानिक जो थे फ्लेमिंग, सबसे पहले फ्लेमिंग क्या किए थे? उसका खोज किए थे, ठीक है, वही किए थे प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किए थे। पेनिसिलिन का खोज से किए थे। पेनिसिलियम नाट्रियम जो होता है उससे प्राप्त किया गया था एंटीबायोटिक। तो प्रोटोजोआ से तो नहीं हुआ था। लुईस पास्चर ये तो सूक्ष्म जीवों का खोज किए थे। एडवर्ड जेनर विषाणु से, ये तो होगा ही नहीं है। पूछा क्या है उसमें? हमको एंटीबायोटिक पूछा है, यानी वो एक तरह का एंटीबायोटिक जो बना था किससे बना था? तो राइट आंसर हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तीसरा कवक से ये बना था। कौन से कवक से? तो राइजोपस से बना था। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। कब देखे थे? देखिए पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से बना हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या होता है? ये बना होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होता है पेनिसिलिन जो होता है उससे बना होता है। तो आप ऑप्शन से यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, जो तनाव की स्थिति में शरीर को संभालता है? देखिए इंसुलिन, ये क्या करता है? इंसुलिन जो होता है शर्करा को स्रावित करता है, पता है इंसुलिन। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, जो थायराइड को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये सेक्सुअली कैरेक्टर को दिखाता है, एक तरह का भी हार्मोन है। एड्रेनलिन जो होता है सबसे खतरनाक जो होता है, इसी को क्या बोला जाता है? फाइट फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है, उड़ो हार्मोन बोला जाता है। तनाव की स्थिति जितना भी होगा शरीर की, उसी को यही संभालता है, एड्रेनलिन जो होता है। तो राइट आंसर तो हमारा यही होना चाहिए, आंसर एड्रेनलिन होगा, ठीक है, एड्रेनलिन होगा। क्यों? एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के आपातकालीन हार्मोन भी इसको कहा जाता है, इमरजेंसी। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब हम डरते हैं, गुस्सा होता है, तनाव होता है, तो तेज़ी से ये हार्मोन क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड निकलने लगता है और दिल की धड़कन की गति बढ़ जाती है और शारीरिक स्थिति वो समान कर पाता है। तो राइट आंसर हमारा एड्रेनलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा विषाणु के कारण रोग होता है? टाइफाइड नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, आपको पता है, खसरा भी नहीं होगा, टीबी वायरस से पूछा है। टाइफाइड तो नहीं होता, ये तो प्रोटोजोआ से होता है, आपको पता है। प्रोटोजोआ से नहीं, जीवाणु से होगा। टाइफाइड जो होगा वो जीवाणु से होगा। कौन सा जीवाणु से? सोलोनेमी टाइफी, इससे होता है, इस नामक जीवाणु से होता है। कलरा जो होगा गंदा पानी पीने से होता है। विब्रियो क्लोरी जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है, पानी गंदा पानी में रहता है, विब्रियो क्लोरी से पाया जाता है। अब बच गया दो चीज़, खसरा और ट्यूबरक्लोसिस बच गया। तो टीबी भी, तो देखिए टीबी भी तो क्या है? विषाणु से नहीं होता है, क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं। एक ही चीज़ बच गया, वो खसरा, मेसल्स जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? ये वायरस से होने वाला रोग है। तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा तीसरा, खसरा चिकन पॉक्स, पोलियो एवं एड्स वायरस से होने वाला रोग है, जबकि टाइफाइड, टीबी और हैजा बैक्टीरिया के कारण होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड, टीबी और ये जो होता है टाइफाइड, टीबी और हैजा, ये सब किससे होता है? ये सब बैक्टीरिया से होता है। एक ट्रिक किसी वीडियो में बता दूंगा, उससे आप याद कर सकते हैं। राइट आंसर तो खसरा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले वो क्या बनता है, तो देखिए सबसे पहले रेशम में देखिएगा तो उसमें सबसे पहले तो अंडा बनता है। अंडा बन जाएगा, उसके बाद से कैटरपिलर जिसको हम बोलते हैं लार्वा वहाँ से तैयार होता है। ठीक है, लार्वा तैयार होने के बाद से वही लार्वा छोटे छोटे में टूट जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा ये अंडा बना, फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा बना, एकदम संपूर्ण शरीर यहाँ पे उसका विकसित हो जाता है। रेशम के कीड़े का टोटल विकसित हो जाता है। तो पहले क्या बना, अंडा बना, फिर लार्वा बना, फिर प्यूपा बना। अंडा, लार्वा और प्यूपा, अंडा, लार्वा और प्यूपा बना। 3 चीज़ें आपको देखने को वो मिली बनी। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले अंडा को मिलाइए। सबसे पहले अंडा था, अंडा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये एकदम तो कट गया ऐसे ही। अब देखिए अंडा सब में दिया है, तो अंडा सब में दिया है तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद सेकेंड हमको ढूंढना है लार्वा। एक मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अब देखिए लार्वा इधर लास्ट में है तो ये नहीं होगा, ख़त्म हो गया ऐसे ही। हाँ, यहाँ भी लार्वा जो है लास्ट में है तो ये भी ख़त्म हो गया। अभी तो एक ही आंसर बचा जा रहा है हमारे लिए। देखिए तो कौन सा आंसर बचा, एक ही आंसर बचा, वो है सेकेंड ऑप्शन। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले अंडा देता है, फिर लार्वा निकलता है और फिर चारों ओर धागा लपेट कर प्यूपा कोकून अवस्था में चल जाता है और अंत में एक कीड़ा बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और ये किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। पूछा इन्होंने कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन आँखें तो नहीं होगा, ये विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है आँख में जो होता है। अब देखिए एनीमिया, यकृत, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एनीमिया जो होता है रक्त की कमी से होता है रोग। एनीमिया रक्त की कमी से होगा, लेकिन वो यकृत को प्रभावित नहीं करता है, पूरे ब्लड सिस्टम को प्रभावित करता है। पूछा है मधुमेह अग्ना से, हाँ वहाँ से पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, तो वही मधुमेह का काम करता है। तो ये तो हो गया रोग, तीनों पता चल गया। लेकिन घेगा पूछे कौन सी आयोडीन की कमी से, तो एक घेगा है जो आयोडीन की कमी से होता है और किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा घेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। आइए अगला देखते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। और घेगा में क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये गाल है, तो गाल पे ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल बन जाता है, घेगा की तरफ फूल जाता है, बाहर निकल जाता है। आयोडीन की ज़रूरत होती है और गला सूख जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्वेटर बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा है यहाँ पे कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर लिखें। देखिए इसका सबका मैं टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक वाइज सब कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े और चैनल को शेयर भी करें। और डेली वीडियो आपको रात में 7 बजे करीब में, 6 से 7 के बीच में आपको इसके बीच में देखने को डेली वीडियो आपको मिल जाएंगे। आधा घंटा का होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं और हेल्पफुल भी रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि हवा में ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो आपको पता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की हम बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर तो होता है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण से ले लेंगे तो सबसे पहले होता है कि उसमें तो क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाएगा, यानी हरित लवक तो ही नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, इसमें हरित लवक पाया जाता है। इतना ही से क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक होता है लेकिन उतना सक्सेस नहीं। जंतु कोशिका में बड़ी राजधानियाँ होती है, ये भी सही है। कह रहा है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादप में, ये तो गलत है। पौधे में होता है कोशिका भित्ति, जंतु में बहुत कम विकसित होता है, लगभग ना के बराबर होता है। पादप में केंद्रक नहीं, अरे केंद्रक होता है, पादप में केंद्रक तो होता ही है। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। जंतु कोशिका में बड़ी राजधानी नहीं, जंतु कोशिका में छोटी होती है, पौधे में ये क्या होती है, बड़ी होती है। तो राइट आंसर एक ही होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। लवक हम लिखे थे। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। वही चीज़ लिखा है, इसको नहीं बताएंगे। अब देखिए ये आपके टोटल थे 10 क्वेश्चन, किस चीज़ के, तो 10 क्वेश्चन आपके थे केवल बायोलॉजी के। अब आइए थोड़ा सा हम 11 से 20 तक केमिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स देखेंगे।
आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हम स्टार्ट कर देते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि इन्हीं में से कौन से अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अधातु पूछा हुआ है, तो अधातु देख लीजिए, इसमें से फास्फोरस, आयोडीन तो होगा नहीं। कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पूछा है। फास्फोरस जब भी होगा, आपको पता है कि फास्फोरस, लाल फास्फोरस और वाइट फास्फोरस भी होता है, तो ये सॉलिड के रूप में भी इसको रखा जाता है। आयोडीन आपको पता है कि सॉलिड के रूप में नमक में हम लोग उपयोग करते हैं। तो पूछा है लिक्विड। अब दो ही चीज़ बच गया, पारा और ब्रोमीन। दोनों क्या होते हैं, लगभग ये आपको लिक्विड में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी द्रव्य व्यवस्था में और नॉन मेटल है। तो ब्रोमीन नॉन मेटल ना हो तो मेटल होता है। एक ही चीज़ है जो पारा है, जो क्या है, नॉन मेटल है, मरकरी। तो राइट आंसर मरकरी हो जाएगा। सॉरी, नॉन मेटल पूछा है, मेटल नहीं पूछा है। अगर सॉरी मेटल पूछता तो पारा होता, मेटल नहीं पूछा है, नॉन मेटल पूछा है। तो नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि पारा जो है वो क्या है, धातु है, और ब्रोमीन जो है क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। तो राइट आंसर धातु पूछा है कि अधातु का पूछा है, तो अधातु का यही होगा। ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री थोड़ा सा देखिए, बायो ही थोड़ा सा बाहर देता है, केमिस्ट्री बहुत इजी देता है इसका। आप चाहें तो पता लगा सकते हैं या पीछे का पेपर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर के सिराग का पता लगाने के लिए इसमें कौन सी तीखी गंध वाली गैस मिला दी जाती है। गंदा पदार्थ मिला दिया जाता है, उस गैस का नाम। तो आपको पता है कि एक ही गैस मिलाया जाता है, मरकेप्टेन का आप नाम सुने होंगे, मरकेप्टेन। एथाइल मरकेप्टेन मिला दिया जाता है। मीथेन तो होगा नहीं, CH4 है, ये होगा नहीं। ब्यूटेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, C3H8, B10 C4H10, ये नहीं होता है। तो एक ही चीज़ पाया जाता है, वो है एथिल मरकेप्टेन। अब तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेवल का है और आता है। जंग लगाने के लिए क्या अनिवार्य है, तो जंग लगाने के लिए आपको पता है कि तो सबसे पहले क्या आवश्यक है, जलवाष्प आवश्यक है, और उसके बाद से आपको देखा जाए तो ऑक्सीजन ज़रूरत है, O2 ज़रूरत है। तो ढूंढ लीजिए जलवाष्प और ऑक्सीजन किस में है। केवल जल गलत हो जाएगा, केवल नाइट्रोजन जल, ये भी गलत हो जाएगा। दो तो केवल एक सीटेट में आप एक चीज़ दीजिए, देखिए केवल जहाँ पे आई, ये समझ लीजिए कि निगेटिव टैग वर्ड्स है, वो आंसर है नहीं, क्योंकि पूछा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। सीटेट पकड़ने का एक ही है, निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड, और बच्चों को लेके चाइल्ड अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप पकड़ लीजिए, बिल्कुल आप आंसर कर पाइएगा। तो केवल नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं, केवल नहीं होगा, उस साथ में दोनों चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन और नमी जल, ये होगा हमारा राइट आंसर। वही चीज़ लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जब चींटी काटती है तो वह कौन सी त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है, इसे बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो आपको पता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो देख लीजिए, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया ही जाता है। नींबू में देखें तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो टमाटर में और चूना में देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फॉर्मिक अम्ल, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई चीज़ लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, हम उसको बताएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। किसका मिलान सही है ये बताना है। तो सिरका को हम कभी भी बोलते हैं तो एसिटिक अम्ल, यानी ए का कितना हो गया 2, ए का कितना हो गया 2। अब बी का देखते हैं, इमली टाट्रिक अम्ल, एक का 2 हो गया इमली टाट्रिक अम्ल। आंवला तो विटामिन सी करेगा, यानी डी का क्या है, डी का आपका 3 है। और दूसरा इमली, सिरका तो लैक्टिक अम्ल का है, यानी ए है, ठीक है। और खट्टा दूध दही जो है उसमें क्या पाया जाएगा, सी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा पहला, और डी बच गया तो डी का बच गया चौथा, ठीक है।
डी का बच गया चौथा। आंवला में जब भी पाया जाएगा, कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाँ मतलब विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ए का 2, बी का 1, डी का 4 और सी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का बी का 4। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब क्या, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मतलब क्या कि पहला का दूसरा मैं तो बताया ही था, पहला का दूसरा। ठीक, ये तो है ही, मैं बताया था। और बी का चौथा हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। सी का 1 हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सी का 1 हो जाएगा। हाँ खट्टा तो ही है, सी का। डी आंवला में जब भी पाया जाएगा क्या पाया जाएगा? डी का 4, डी का 4। 1 डी का 3, डी का 3। लैक्टिक अम्ल इसमें पाया तो डी का 3। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा।